हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सीए रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 24। चलिए चलते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि है किसान क्रेडिट कार्ड के रिस्पेक्ट में। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये ईयर 1998 के अंदर लॉन्च करा गया था, जिसपे फार्मर्स को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा गया। इसके अंदर जो लोन प्रोवाइड करा गया वो फार्मिंग के इनपुट्स के रिस्पेक्ट में करा गया, जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आते हैं। फिर ईयर 2004 के अंदर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा गया, बेनिफिट्स को एक्सटेंड करा गया, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के रिस्पेक्ट में भी लोन प्रोवाइड करा गया। अगर आप फार्मर है तो जो फार्मिंग के अलाइड एक्टिविटीज है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके रिस्पेक्ट में अगर लोन चाहिए, जो 10 से 15 साल तक का लोन होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा केसीसी के अंडर। फिर बाद में बजट 18-19 के अंदर इसके बेनिफिट्स को फिर से एक्सटेंड करा गया, जिसके अंदर इंक्लूड करा गया, फार्मर्स को तो पैसा मिल रहा है, फिर इंक्लूड करा गया जो एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं, फिशरीज में काम कर रहे हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करा जाएगा केसीसी के अंडर। अब आज की न्यूज क्या है? तो आज की न्यूज है अगले फाइनेंशियल ईयर में जो आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करा जाएगा उसमें कितना कंसेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर बात को स्टार्ट करा गया कि किसी फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन चाहिए। ये शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन क्या होता है? तो 1 साल तक का लोन, या फिर शॉर्ट टर्म लोन चाहिए जो फार्मिंग के अलाइड एक्टिविटीज है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज या फिर बी कीपिंग। इसको बेनिफिट्स को एक्सटेंड करा गया था ना बजट 18-19 के अंदर, तो इसको भी इंक्लूड करा गया यहाँ पे। तो बोला अगर आपको लोन चाहिए, ओवरऑल लिमिट 3 लाख रुपीज पर फार्मर है केसीसी के अंदर, तो उसमें आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। ये कंसेशनल रेट क्या है? तो ये है 7% का फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, जो लोन दे रहे हैं अंडर केसीसी, तो उनको 1.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर क्लैरिफाई करा गया जो भी लोन प्रोवाइड करा जा रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन जो प्रोवाइड करा जाएगा वो मैक्सिमम 1 पीरियड तक का होगा। लॉजिक है कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन ही 1 साल का होता है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो भी 1 साल तक का मैक्सिमम दिया जाएगा। इसके बाद बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। गवर्नमेंट कहती है कि हम एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेंगे 3% का, मतलब 3% और इंटरेस्ट कम करा जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4% का। अगर हम 7% में से 3% निकाल दे तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, गवर्नमेंट ने बोला ये एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन तब प्रोवाइड कर जाएगा अगर फार्मर जिसने लोन लिया है वो टाइम पे रीपे कर देता है। जो भी टर्म्स सेट हुई हैं एक बैंक के साथ, उस टर्म के अकॉर्डिंग अगर वो रीपेमेंट कर देता है तो एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 3% का। अब इसके अंदर भी क्लैरिफाई करा गया कि मैक्सिमम 1 साल तक का ही आपका पीरियड हो सकता है, उससे ऊपर का पीरियड नहीं होगा। यहाँ पे जो लिमिट्स है वो क्या है कि 3 लाख रुपीज पर एनम तक का लोन देंगे एक फार्मर को। इसके अंदर जो सब लिमिट सेट करी गई एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फिशरीज, डेयरीज के रिस्पेक्ट में, वो 2 लाख रुपीज पर फार्मर है। तो 3 लाख रुपीज की टोटल लिमिट है। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री फार्म, ये फिशरीज, डेयरी में काम करें तो 2 लाख रुपीज पर फार्मर की लोन की लिमिट है, जिसमें इंटरेस्ट का कंसेशन प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है जी। किसान क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। 1998 के अंदर ये आया था। एग्रीकल्चर इनपुट्स के रिस्पेक्ट में सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के रिस्पेक्ट में लोन प्रोवाइड करा गया था। फिर 2004 के अंदर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट तक इसके बेनिफिट को एक्सटेंड करा गया, जिसमें फार्म की जो अलाइड एक्टिविटीज है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी वगैरह परचेज करनी है तो उसमें आपको लोन प्रोवाइड करा जाएगा। फिर बजट 18-19 के अंदर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इनको ही बेनिफिट प्रोवाइड करा गया किसान क्रेडिट कार्ड का। ठीक है जी। अगली न्यूज आती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के रिस्पेक्ट में। सीआईसी इनको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका इंटेंट क्या है सीआईसी का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है देखो बड़े सारे बैंक लोन देते हैं, कहीं ना कहीं अगर ये जो भी बोरोवर है एक बैंक का, अगर इनकी इंफॉर्मेशन एक जगह प्रोवाइड कर दी जाए कि एक बोरोवर ने जो पहले लोन लिया है उसका कंडक्ट कैसा है, क्या उसने डिफॉल्ट वगैरह करे हैं, टाइमली रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बनाई, जिसमें बोला कि जो बैंक्स हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। अब क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आते हैं, मेजर पार्ट होने का, कुछ एनबीएफसी भी आती है। एनबीएफसी भी आते हैं ना, वो भी तो क्रेडिट देती है। तो यहाँ पर बोल रहे जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। अब यहाँ पे लिमिट लगाई गई, बताया गया कि आपको कब इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है।
क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को बोला कि आपको फोर्टनाइटली बेसिस पे 2 वीक्स का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपाइल करना है और 2 वीक्स के बाद उसको विद इन 7 डेज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को सबमिट करना है। तो ये आपको लिमिट याद करनी है। जो डेटा प्रोवाइड करा जाएगा वो फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर होगा। उसको जैसी पीरियड खत्म हुआ विद इन 7 डेज उसको सीआईसी को सबमिट करना है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को सीआईसी को सबमिट करना है और सीआईसी को उस डेटा को इंजेस्ट करना है। ऐसा नहीं है सीआईसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो इन्फॉर्मेशन पे बैठी हुई है, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन को अपने डेटा में इंजेस्ट करो विद इन 5 डेज। जब आपको क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने इन्फॉर्मेशन दी, डेटा दिया, उसको विद इन 5 डेज आपको इंजेस्ट करना अपने डेटा के अंदर अंदर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल कर दी जाएंगी। ठीक है, अगला न्यूज आती है, नोटिफिकेशन आते हैं जिसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको हार्मोनाइज करा जा रहा है बाकी एनबीएफसी से। अगर एनबीएफसी की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, तो एक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो इनको बनाया गया था नेशनल हाउसिंग एक्ट के थ्रू और नेशनल हाउसिंग जो बैंक है वो इसको रेगुलेट करता था। 2019 के अंदर इसके रेगुलेशन को शिफ्ट कर दिया गया नेशनल हाउसिंग बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एट पार लेकर आना है जो बाकी एनबीएफसीज है। तो उसके रिस्पेक्ट में धीरे धीरे रेगुलेशंस आ रही हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो पब्लिक डिपॉजिट लेती थी उनके थोड़े से रिलैक्स्ड प्रूडेंशियल पैरामीटर्स से। ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं? कितनी कैपिटल मेंटेन करना है, कितना लिक्विड एसेट को आपको मेंटेन करना है जितना आपने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है, तो ढेर सारे प्रूडेंशियल पैरामीटर्स देता है एक रेगुलेटर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है पहले बड़े रिलैक्स थे प्रूडेंशियल पैरामीटर्स जिसको हम थोड़ा सा पार पे लेकर आएंगे। अब तो यहाँ पर एक बात बोली कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 13% लिक्विड एसेट्स में आपको पैसा रखना होता है। जो भी आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया, जितना डिपॉजिट लिया उसका 13% लिक्विड एसेट्स में होना चाहिए। पैसा रिटर्न करना ना तो लिक्विड एसेट्स में रहेगा तो इजी रहेगा रिटर्न करना। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि हम इसको बढ़ाएंगे, इसको 15% तक लेके जाना है 1 जुलाई 2025 तक। एक बात दिया कि 1 जनवरी 2025 तक आप 14% पे ले जाओ और फिर इसको बढ़ा के 15% पे ले जाओ जुलाई 1 2025 तक। इसके अंदर भी एक सब लिमिट है कि अनएंकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज है, इसके अंदर कोई भी आपने मतलब उसके ऊपर और मॉर्गेज वगैरह कुछ भी नहीं है, अनएंकम्बर्ड है। तो उसके ऊपर बोल रहा है कि 6.5% का अप्रूव सिक्योरिटीज उसमें पैसा होना चाहिए अभी करंटली, जिसको बढ़ा के 10% पे लेके जाना है। तो 15% जो लिक्विड एसेट्स है उसके अंदर 10% आपका अप्रूव सिक्योरिटीज के अंदर पैसा पड़ा होना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। ठीक है, इसके साथ और पॉइंट क्या है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पब्लिक डिपॉजिट तभी ले पाएगी जब उसको एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग दी होगी। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? तो वो है BBB-। अगर इतनी रेटिंग मिलेगी तब जाके एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पब्लिक के डिपॉजिट को ले सकती है। उसके साथ साथ एक सीलिंग थी पहले कि आप कितना डिपॉजिट ले सकते हो, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से। तो पहले वो था 3 टाइम्स ऑफ जो उनका खुद का पैसा है, जो खुद का पैसा उन्होंने लगा रखा है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, उसका 3 टाइम्स तक नेट ओन फंड जितना है उसका 3 टाइम्स तक ये पब्लिक डिपॉजिट ले सकते थे, जिसको अब रिड्यूस कर दिया 1.5 टाइम्स ऑफ द नेट ओन फंड्स। इसके साथ साथ जो पब्लिक डिपॉजिट लेने का पीरियड था वो 12 मंथ से लेके मैक्सिमम 120 मंथ तक का था। इसके अंदर समझ में आता है 10 साल का पीरियड है, 1 साल मिनिमम और जो 10 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। जिसको भी कम कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बोला कि आपका मिनिमम पीरियड तो 12 मंथ ही रहेगा बट नॉट लेटर देन 60 मंथ्स, जो कि 5 ईयर्स तक रिड्यूस कर दिया गया। इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में जिसमें रिस्क वेट के बारे में बात करी गई। ये रिस्क वेट क्या होता है? जो भी आप लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक वेट दिया जाता है कि कितना रिस्की है। अगर ज्यादा रिस्की है, अगर ज्यादा रिस्क वेट दिया जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके बैंक के पास कुछ कैपिटल होनी चाहिए। रिस्की है ना, तो खुद का पैसा कैपिटल लगी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आई कि जो भी कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मतलब डीएलएफ वगैरह, अगर आप इनको पैसा दे रहे हो जो कि कमर्शियल बना तो कमर्शियल रियल एस्टेट रहे बट वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तो उस केस के अंदर अगर रीपेमेंट्स वगैरह टाइम पे हो रही है तो उसका रिस्क वेट दिया गया 75%।
अगर आपने 1000 करोड़ का लोन दे रखा है तो उसको 750 करोड़ कंसिडर करा जाएगा और उसी के बेसिस पे कैपिटल को सेट असाइड करा जाएगा, कैपिटल मेंटेन करी जाएगी। ठीक है ना। अगर ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं है और किसी कैटेगरी में, तो उस केस में रिस्क वेट हो जाता है 100%। तो पूरे के पूरे 1000 करोड़ के ऊपर आपको प्रोविजनिंग या फिर आपको क्या कहते हैं कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अगली नोटिफिकेशन आती है पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे चेंजेस करे गए हैं, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है याद करना वो यही है कि जो एग्रीगेट एक्सपोजर हो सकता है एक लेंडर का। अब पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है कि यार एक प्लेटफॉर्म बन गया जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं लेंडिंग करूंगा, तो मैं पैसा देता हूँ उस पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म को, और वहां से जिस पर्सन को लोन का रिक्वायरमेंट है वो वहां से उस पर्टिकुलर लोन को ले लेता है। एग्रीगेटर बीच में होता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो मैंने वहां पे उसके थ्रू लोन दे दिया जिसको रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट एक्सपोजर है एक लेंडर का टू ऑल बोरोवर्स, एक बंदा जिसके पास ज्यादा पैसा पड़ा है, कह रहा है मैक्सिमम जो आप लेंडिंग कर सकते हैं पी टू पी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के थ्रू वो 50 लाख तक का कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख या उससे ज्यादा का लोन आपने दे दिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में एक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा उस पी टू पी प्लेटफॉर्म को कि आपकी नेटवर्थ मिनिमम 50 लाख है। अगर आप 10 लाख से ऊपर का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको मिनिमम नेटवर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उस पी टू पी प्लेटफॉर्म को। ठीक है। अगली नोटिफिकेशन आती है ई मैंडेट्स के रिस्पेक्ट में। आप सभी ने अगर ई मैंडेट्स करवा रखा है नेटफ्लिक्स का, प्राइम वगैरह का, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है पैसे कटने से पहले कि जी आपका ई मैंडेट है, कल आपका पैसा कट जाएगा। अगर आपको नहीं कटवाना तो इस मैंडेट को आप कैंसिल कर दो। तो इसमें इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को हटाया गया कि कोई नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैसेज नहीं भेजना। किसके रिस्पेक्ट में? फास्ट टैग के रिस्पेक्ट में एंड एनसीएमसी। फास्ट टैग तो आप सभी ने सुन रखा होगा, आपकी गाड़ी के ऊपर लगा होता है टैग जिसमें पैसे आप जमा कराते हो और वो कटते रहते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ऑटो रिप्लेनिशमेंट होता है। पैसा अगर कट रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करेगा और फास्ट टैग में इंक्लूड कर देगा। तो कह रहा है देखो फास्ट टैग का कोई सेट टाइम नहीं, अगर आप ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो पैसा कटे जा रहा है, तो आप एक लिमिट को सेट कर दो, 500 रुपए में से कम आ जाएगा तो मेरे अकाउंट से 2000 रुपए कट जाएंगे और वो इस फास्ट टैग के अंदर आ जाएंगे। तो कह रहा है इस रिस्पेक्ट में क्योंकि वेरी टाइम पे पैसा कटता है, तो कह रहे इसके अंदर आपको प्री डेबिट नोटिफिकेशन भेजने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ज्यादा यूज रहेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा कट के फास्ट टैग के अंदर आ जाएगा। सेम केस है एनसीएमसी, आपने नहीं सुना होगा, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इशू करता है, जिसके अंदर ट्रैवल, टोल ड्यूटीज, रिटेल पेमेंट, विड्रॉ मनी सब कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अंदर भी अगर आप पैसे का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें पेमेंट्स वगैरह हो रही है, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, पैसा कटे जा रहा है उसके अंदर से, तो फिर ऑटोमेटिकली एक लिमिट के बाद वो पैसे को डिडक्ट करेगा आपके सेविंग्स अकाउंट से और इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के अंदर पैसे को डिपॉजिट कर देगा। यहाँ पर आप ही लिमिट को सेट करेंगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो जाता है तो मेरे अकाउंट से पैसा काटो और इसमें भर दो। तो इसके लिए कोई भी प्री डेबिट नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। जनरली प्री डेबिट नोटिफिकेशन जाते हैं जो आपकी इंटरवल्स पे पेमेंट होती है, सेट इंटरवल्स पे, 1 महीने की पेमेंट है, 3 मंथ्स की पेमेंट है, 1 साल की पेमेंट है, तब आपको एक प्री डेबिट नोटिफिकेशन आता है। लॉजिक भी बनता है इसके अंदर क्या नोटिफिकेशन देना, ज्यादा यूज हो जाए तो अपने आप पैसा काट लो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर समाप्त होते हैं। इसके जो नोट्स है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सीआरएम मल्होत्रा क्लासेस पे पा सकते हैं। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।